नमस्कार दोस्तों, अवस्थी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, टेस्ट सीरीज का एक अगला सॉल्यूशन आपके लिए और विज्ञान विषय के जो भी क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हैं, उनका सॉल्यूशन यह है कि पहला प्रश्न इस संबंध में आपको दिया हुआ है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। आपसे पूछा है दोस्तों, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। पहला विकल्प आपको दिया हुआ है द्रव्यमान के ऊपर, अगला दिया हुआ है आपको लंबाई के ऊपर, अगला दिया हुआ है समय के ऊपर निर्भर करता है, अगला आपको दिया हुआ है ताप के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, जिस किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है, आपके पास में एक फॉर्मूला होता है दोस्त, टी बराबर, ये आपके पास में एक फॉर्मूला है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ये दोस्तों एक सरल लोलक का आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला होता है। आपको दिया हुआ है दोस्तों टी बराबर 2 पाई रूट एल अपॉन जी। इसका मतलब आपसे ये पूछा है दोस्तों कि किसी सरल लोलक का और किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। तो दोस्तों, किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो उसके गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। अब आपको दिया हुआ है दोस्तों द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। तो किसी सरल लोलक के ऊपर द्रव्यमान में परिवर्तन से दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता है। समय के ऊपर निर्भर करता है तो दोस्तों सरल लोलक का समय से कोई संबंध नहीं होता है। और ताप के ऊपर निर्भर करता है तो दोस्तों सरल लोलक का ताप से भी कोई संबंध नहीं होता है। अतः दोस्तों, किसी सरल लोलक का जो द्रव्यमान होता है, या मैं कहूँ किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड, ये सरल लोलक का आवर्तकाल दोस्तों इन विकल्पों के अनुसार उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो विकल्प नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के पास में, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में आता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, निम्न में से असत्य की पहचान कीजिए। आपको दिए गए विकल्पों में से दोस्तों असत्य की पहचान करनी है। आपसे कह रहा है कि अवतल दर्पण की बिंब दूरी ऋणात्मक होती है। दोस्तों, अवतल दर्पण की बिंब जो दूरी होती है वो दोस्तों ऋणात्मक होती है। ये बिल्कुल दोस्तों कथन आप लोगों के पास में सही है। यानी दोस्तों आपको असत्य की पहचान करनी है। दोस्तों, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, सभी दर्पण और सभी लेंसों की दोस्तों बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। आपसे कहा गया है कि किसी पिंड को किसी द्रव में डुबोने पर उस पर ऊपर की ओर कार्यरत बल उत्प्लावक बल कहलाता है। दोस्तों, ये आप लोगों के पास में इस तरीके से कोई पात्र है और इस पात्र के अंतर्गत दोस्तों इस तरीके से जल भरा हुआ है। आपसे कह रहा है कि दोस्तों किसी पात्र में किसी वस्तु को डुबोने पर उस द्रव के द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों सही है, जिसे उत्प्लावक बल कहा जाता है, बाउंसी फोर्स। आपसे कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समय क्रांतिक कोण का मान या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समय आपतन कोण का मान। ये दोस्तों आप लोगों के पास में आपतन कोण, ये दोस्तों आप लोगों के पास में क्रांतिक कोण। आपसे पूछा हुआ है दोस्तों कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समय क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो क्रांतिक कोण का मान दोस्तों अधिक होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। अगला आपको दिया हुआ है दोस्तों, निश्चित समय के बाद निश्चित पथ पर दोहराई जाने वाली गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। दोस्तों, निश्चित समय के बाद निश्चित पथ पर दोहराई जाने वाली गति को, एक तो आपके पास है आवर्त गति, दूसरी है आपके पास सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति को ही दोस्तों हम आवर्त गति का उदाहरण मानते हैं, क्योंकि आवर्त गति में दोस्तों निश्चित पथ पर निश्चित समय के बाद गति को दोहराया जाता है। जैसे मैं कह दूं दोस्तों झूले की गति, पेंडुलम की गति, तो पेंडुलम की गति और झूले की गति दोस्तों निश्चित समय के बाद होती है, निश्चित पथ पर होती है। तो निश्चित समय के बाद निश्चित पथ पर बार बार जो गति दोहराई जाती है उसको हम सरल आवर्त गति और दोलनी गति कहते हैं। आपसे कहा गया दोस्तों द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। ना भाई, संवेग जो होता है दोस्तों वो होता है P बराबर mv। यानी कि दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम दोस्तों संवेग कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न के अनुसार जो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा वो होगा आपके पास में विकल्प नंबर 2, यानी कथन नंबर 5 आपके पास असत्य है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में आता है दोस्तों कि निम्न में से सत्य की पहचान कीजिए। आपसे कह रखा है सबसे बड़ी एंटीबॉडी IgA है। दोस्तों, हमारे पास में जो एंटीबॉडी होती है ये दोस्तों आप लोगों के पास में 5 होती है।
एक होती है दोस्तों IgA, अगली एक एंटीबॉडी होती है दोस्तों जिसका नाम होता है आपके पास में IgD। एक एंटीबॉडी होती है आप लोगों के पास में जिसका नाम होता है IgE, और एक एंटीबॉडी होती है दोस्तों आपके पास में IgG, और एक एंटीबॉडी होती है दोस्तों आप लोगों के पास में IgM। आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी एंटीबॉडी IgO है। दोस्तों सबसे बड़ी जो एंटीबॉडी होती है वो सबसे बड़ी एंटीबॉडी आप लोगों के पास में IgM होती है। ये दोस्तों सबसे बड़ी एंटीबॉडी आप लोगों के पास में होती है IgM। तो IgM आपके पास में सबसे बड़ी एंटीबॉडी है। आगे लेकर चलते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करना, और आगे लेकर चलते हैं तो आप लोग सीखिएगा। आपसे कह रखा है कि मिडिल मैन ऑफ कोशिका रिक्तिका को कहा जाता है। दोस्तों आपसे पूछा है कि मिडिल मैन ऑफ कोशिका रिक्तिका को कहा जाता है। दोस्तों मिडिल मैन ऑफ कोशिका जिसको कहते हैं वो आप लोगों के पास में है मिडिल मैन ऑफ कोशिका के नाम से दोस्तों हम गोल्जी काय को जानते हैं। तो ये आप लोगों के पास जो दोस्तों गोल्जी काय होता है, इस गोल्जी काय को दोस्तों मिडिल मैन ऑफ कोशिकांग कहते हैं, यानी मिडिल मैन ऑफ कोशिका के नाम से गोल्जी काय नाम के कोशिकांग को जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी कथन आपके पास में गलत है, ये भी कथन आपके पास गलत है। आपसे पूछ रहा है दोस्तों केचुआ व जोक में श्वसन अंग त्वचा होती है। राइट है दोस्तों, केचुआ और जोक जो श्वसन करते हैं वो त्वचा के माध्यम से करते हैं। आपसे कह रहा है कि दोस्तों हृदय से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में पाया, ये दोस्तों पाया नहीं है, यह लाया जाता है। इसको आप शुद्ध कर लीजिएगा। ये लिखा हुआ है कि हृदय से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में लाया जाता है, ये है आपके पास दोस्तों। तो हृदय से अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में लाया जाता है। आपसे पूछा है कि कौन कौन से कथन है जो कि सत्य है। तो दोस्तों कथन नंबर 3 और 4 आप लोगों के पास में सत्य कथन है, यानी कि आप लोगों के पास में विकल्प नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा, 3 व 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। कॉलम ए का कॉलम बी से सुमेलित करना है। आपसे कह रखा है प्रबलम आंवला पीने वाले जल में रोगाणुनाशक के रूप में शेविंग क्रीम या शैम्पू निर्माण में। इधर आपको दोस्तों कॉलम दे रखे हैं, इधर आपको कॉलम ए दे रखा है, उधर कॉलम बी दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि इस कॉलम के आधार पर सबसे दोस्तों उचित विकल्प कौन सा है कॉलम बी में। तो सबसे प्रबल अम्ल होता है आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों पहला जो विकल्प है, यानी कि दोस्तों आप लोगों के पास में ए नंबर के ऑप्शन के अंतर्गत यानी 3 आना चाहिए। 3 आप लोगों के पास में 2 जगह है। अगला देखते हैं, आपसे पूछा है आंवला के अंदर कौन सा एसिड होता है। तो दोस्तों आंवला के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, यानी दोस्तों बी में नंबर 2 होना चाहिए, बी में नंबर आपके 1 होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके पास में इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा, यानी कथन नंबर 3 आप लोगों के पास में इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। आपसे कह रहा है दोस्तों कि गुणसूत्र सिद्धांत स्लीडन व स्वान के द्वारा दिया गया ना। दोस्तों गुणसूत्र जो सिद्धांत दिया गया था वो गुणसूत्र सिद्धांत सट्टन और बॉबेरी के द्वारा दिया गया था। जो गुणसूत्र सिद्धांत था दोस्तों वो सट्टन और बॉबेरी के द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये जो स्लीडन और स्वान थे इनके द्वारा दोस्तों कोशिका सिद्धांत दिया गया था, सेल सिद्धांत दिया गया था। अगला विकल्प आपको दिया हुआ है कि डीएनए व आरएनए न्यूक्लियोसाइड के बहुलक होते हैं। दोस्तों डीएनए आरएनए न्यूक्लियोसाइड के बहुलक नहीं होते हैं, डीएनए और आरएनए आप लोगों के पास में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये जो दोस्तों डीएनए और आरएनए होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्योंकि दोनों का निर्माण दोस्तों एक तो होता है फास्फेट समूह से, एक दोस्तों आपके पास में होता है डीऑक्सीराइबो शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। उधर दोस्तों आरएनए में राइबो शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट समूह। तो दोस्तों नाइट्रोजन क्षारक, फास्फेट समूह और शर्करा के जो संयुग्मन होता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो दोस्तों डीएनए में आरएनए न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। तो ये दोस्तों आपके पास में गलत है, ये भी विकल्प आपके पास में कथन गलत है। आपसे कह रहा है कि डीएनए कुंडली को काटने का कार्य एंडोन्यूक्लियस रिसेक्टेशन एंजाइम करते हैं, ये बिल्कुल आपके पास में सही है दोस्तों। डीएनए कुंडली को कार्य इस तरीके से आप लोगों के पास में डीएनए कुंडली होती है दोस्तों, और उस डीएनए कुंडली को जब काटने का कार्य किया जाता है तो उस डीएनए कुंडली को काटने का कार्य एंडोन्यूक्लियस रिसेक्शन एंजाइम करता है। तो आपके पास में विकल्प नंबर 4 आपके पास सही होगा, यानी केवल कथन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि निम्न में से कौन से तत्व प्रयोगशाला विधि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यानी प्रयोगशाला विधि के लिए महत्वपूर्ण कथन नहीं है वो आपको चुनाव करना है। इस विधि में अध्यापक और छात्र संबंध मधुर बनाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। इस विधि में अध्यापक और छात्र के बीच में जो संबंध होता है वो बिल्कुल मधुर होता है।
और मधुर इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अध्यापक की देख-रेख में छात्र प्रयोग करते हैं, इसलिए अध्यापक और छात्र के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। पर आपसे पूछा है कि इस विधि में अल्प आयु के बालक जल्दी सीख जाते हैं। अल्प आयु का बालक का मतलब होता है दोस्तों प्राथमिक कक्षा। तो प्राथमिक कक्षा के बालक जो होते हैं वो प्रयोग करने में असफल होते हैं। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि ये कथन इस प्रयोगशाला विधि के संदर्भ में सही नहीं है। आपसे क्या रखा है इस विधि के द्वारा बालकों में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। बिल्कुल दोस्तों प्रयोग करने से जब बालक प्रयोग करेगा, प्रयोग करने से बालक में तर्क और चिंतन की भावनाओं का विकास होता है। इस विधि में अन्वेषण का मतलब होता है दोस्तों आप लोगों के पास में खोज। तो प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत दोस्तों बालक जब प्रयोग करेगा तो किसी न किसी निष्कर्ष या खोज पर पहुंचेगा। तो ये भी कथन आपके पास सही है। तो कथन नंबर 2 आपके पास में प्रयोगशाला के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है कि विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका शैक्षिक मूल्य सबसे कम है। आपको बताना है कि विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित शिक्षक मूल्यों में से सबसे कम मूल्य कौन सा है। वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना, ये दोस्तों विज्ञान के संदर्भ में है, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक गतिविधि में आता है डिजाइन बनाना, ये भी दोस्तों वैज्ञानिक गतिविधि यानी साइंटिफिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मॉडल का निर्माण करना, मॉडल निर्माण करना भी वैज्ञानिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना, तो दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका शैक्षिक मूल्य सबसे कम है। तो दोस्तों सबसे कम शैक्षिक मूल्य जो है वह है सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। ये इन विकल्पों के अनुसार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में है दोस्तों कि शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम से किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों बच्चों को पानी की खत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर, अगला आपको दे रखा है दोस्तों पहले प्रतियोगिता करवाकर, अगला दे रखा है पोस्टर बनाकर, अगला दे रखा है निबंध लिखवाकर। आपसे पूछ रहा है कि जो पानी बचाओ विषय पर और पानी बचाओ विषय पर अधिगम से किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात करवाकर और जल जांच करवाकर दोस्तों उस पानी बचाओ के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। पानी बचाओ के लिए लोगों को जागरूक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में विज्ञान से संबंधित जो होगा, अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि बच्चे के आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के माध्यम से उनकी वैज्ञानिक समझ विकसित होती है। निम्न में से ऐसी कौन सी घटना है जो बच्चों की समझ पर प्रभाव नहीं डालती। दोस्तों साबुन का पानी में घुलना, साबुन का पानी में घुलना, इस तथ्य से दोस्तों बालकों में एक प्रकार के मिश्रण का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों कोलाइडी विलयन। तो दोस्तों जब साबुन का विलयन या साबुन का दोस्तों पानी में घुलेगा तो कोलाइडल विलयन का निर्माण होगा और इस कोलाइडल विलयन से दोस्तों वो बालक एक विस्मांगी मिश्रण के संदर्भ को तत्व को समझने में सहायक होंगे। बिजली के बल्ब का जलना, इसका मतलब यह है दोस्तों जब बालक बिजली के बल्ब के जलने की बात करेगा तो इस तथ्य पर पहुंचेगा कि बल्ब का प्रकाशित होना विज्ञान के अंतर्गत एक भौतिक परिवर्तन होता है। इस तरीके से अगला आपको दे रखा है दोस्तों आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज। दोस्तों आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज आप लोगों के पास में एक प्रकार की दोस्तों इंजीनियरिंग या मैं कह दूं यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा ये भी दोस्तों विज्ञान की वैज्ञानिक समझ पैदा करता है। दो व्यक्तियों का आपस में झपकना, दोस्तों इस तथ्य से विज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, अर्थात ये वैज्ञानिक समझ विकसित करने में सहायक नहीं है, अर्थात ये वैज्ञानिक समझ पर अपना प्रभाव नहीं डालती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये टेस्ट सीरीज का अगला सॉल्यूशन आपके पास। आपको किसी प्रश्न के अंतर्गत कोई भी समस्या है उस प्रश्न को दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिखें और इस जो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन है इन सॉल्यूशन के समझ अगर आपके माइंड के अंतर्गत प्रभावित आपको करती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत उस सेशन के अंतर्गत या फिर उस क्लास के अंतर्गत या उस सॉल्यूशन को लेकर के जो भी भ्रम आपके माइंड में पैदा होता है आप उचित सलाह उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम दोस्तों तुरंत उसका समाधान करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।